नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं विजय कुमार पांडे आपके अपने YouTube चैनल मंगलम द कैरियर गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 2 के बारे में बात करेंगे, जो हम स्टैटिक पोर्शन कवर करवा रहे हैं MCQs के माध्यम से। ये हमारी क्लास दूसरी रहेगी। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। ये हमारा स्टैटिक जीके का क्लास दूसरा है। इस तरह से हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो भी एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा हमारे संस्थान के माध्यम से। तो जितना हो सके आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन तक भी फ्री में उनके लिए लाभदायक चीजें कुछ पहुंच सके। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले कुछ चीजों पर मैं बात करना चाहता हूं। एसएससी 2022 के लिए टारगेटेड बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो 20 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसकी फीस निर्धारित की गई है 3,999। साथ ही इसके साथ एक और ऑफर चल रहा है कि जो भी पहले 20 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 15% फीस में एक्स्ट्रा छूट रहेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके क्लास को ज्वाइन कीजिए और ये जो 50% का ऑफ जो मिल रहा है, इसे आप ग्रैब कीजिए। देखिए, इसमें हम लोग जो कवर करवाएंगे, जो भी एसएससी में सब्जेक्ट है सारे कवर करवाया जाएगा। साथ में आपका ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट दोनों करवाया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हो सके जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार बनाया गया था। भारत सरकार 1999, भारत सरकार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? आंसर दीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था, यह निम्नलिखित एक संवैधानिक सुधार था, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र में तो सुधार हो, साथ ही साथ स्थानीय मतलब प्रांतीय स्तर पे भी इसमें सुधार की बात की जाए। अब मॉन्टेग्यू इसमें जो थे ये सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। वायसराय। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं संथाल विद्रोह, पबना दंगे या विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? जवाब दीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें भी आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो चलाया गया था, ये बंगाल के किसानों के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। ठीक है, और ये 1858 से लेकर के 1859 के आसपास चला था। साथ ही नील दर्पण जो लिखा गया है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिगो। इसी को हम लोग नील विद्रोह भी बोलते हैं। नील विद्रोह। तो आप याद रखेंगे किसने इसका नील दर्पण की रचना की थी? दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। 1858 से लेकर 1859 के आसपास ये चला था। और इंडिगो विद्रोह को हम किस नाम से जानते हैं? ये
नील विद्रोह के नाम से जानते हैं, और ये बंगाल के किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक आविष्कार, पश्चिमी शिक्षा और जागरण, औद्योगिक क्रांति, समाचार पत्रों का प्रभाव। देखिए, जो इसका कारण है सामाजिक और धार्मिक सुधारों का, इसमें हम लोग एक रूढ़िवादी थे, हमारे ट्रेडिशन जो फॉलो चल रहा था उसमें इन लोगों ने बदलाव करना शुरू किया, और साथ ही पश्चिमी शिक्षा का और कुछ चीजों को उन्होंने जागरण, पुनर्जागरण, इस तरह की चीजों को उन्होंने शुरू किया था। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो था पश्चिमी शिक्षा और जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? बंगाल, बॉम्बे, उत्तर पश्चिम प्रांत या मद्रास? इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इजारेदारी व्यवस्था, दूसरा जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में सन 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। सन 1777 में पंचवर्षीय ठेका को वार्षिक कर दिया गया। तो ये थी इजारेदारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था क्या होती है? देखिए, कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था को दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो इजारेदारी व्यवस्था को ही बदल करके अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10 भाग कंपनी को देते थे एवं शेष भाग स्वयं रखते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। उसकी जमींदारी का ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलामी कर दी जाती थी। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है? सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। तो शुरुआत कहां किया गया? मद्रास में। कब किया गया? 1802 में। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। मतलब इसमें भी कुछ खामियां थी। आपका भूमि अगर लंबा चौड़ा है तो आपको उसी अकॉर्डिंग टैक्स देना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके भूमि पर उपज कितना हो रहा है। तो इसमें भी कमी थी। नेक्स्ट, महलवाड़ी, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में महल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। इसमें गांवों के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
देखिए इसका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिन की संधि क्या थी। बेसिन के संधि को ही हम लोग वसई के संधि के नाम से जानते हैं। ये मराठों एवं ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके बाद ये संधि की गई थी 1802 में। 31 दिसंबर 1802 में किया गया था। और ब्रिटिश इंडिया और ये जो मराठों की तरफ से लड़ रहे थे वो थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को की गई थी। देखिए 27 फरवरी 1931। इनके नाम पे इलाहाबाद में आजाद पार्क भी है, जहां पर इन्हें गोली मारा गया था। और वो पेड़ जहां जिसके पीछे ये छिप करके चला रहे थे वो पेड़ आज भी उस पार्क में मौजूद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 फरवरी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एलेनबोरो। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा सा देख लीजिए 1857 के विद्रोह को एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खां के द्वारा किया जा रहा था। और इनका दमनकर्ता जो था जॉन निकोलस और हडसन थे। लखनऊ से आप सभी जानते होंगे कि लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और इनके जो दमनकर्ता है हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल थे। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे और इनका दमनकर्ता भी है कैंपबेल। देखिए एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, जो भी कानपुर के आसपास का क्षेत्र है उन सभी जगहों का दमनकर्ता कैंपबेल ही है। तो झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे लड़ रहे थे और इनका जो दमनकर्ता था जनरल ह्यूरोज था। जगदीशपुर जो बिहार में है, कुंवर सिंह वहां से लड़ रहे थे, अमर सिंह भी थे, मेजर विलियम टेलर और बेसेंट आयर इनके दमनकर्ता हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और कैंपबेल। जैसे हमने बताया कि कानपुर, लखनऊ सब आसपास के क्षेत्र हैं, तो इनका जो दमनकर्ता होगा वो एक ही होगा, कैंपबेल। इलाहाबाद से लियाकत अली और इनका जो दमनकर्ता था कर्नल नील था। बरेली से खान बहादुर खान थे और इनका जो दमनकर्ता थे वो कैंपबेल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देवपाल, धर्मपाल, ध्रुव या गोपाल। सही आंसर इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था। प्लास, राजपूत, प्रतिहारसी, सेना। इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने भजन हैं। ऋग्वेद में कितने भजन हैं, सूक्त हैं। सूक्ता को ही भजन के नाम से जानते हैं, तो कितने सूक्त हैं, तो 1028 हैं। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंडल है 10। ऋग्वेद में कुल मंडल है 10।
ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 BCE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा इनमें से निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसका खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और पाकिस्तान का मोंटेगरी जिला इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है, तो पाकिस्तान में बेसिकली है। मोहनजोदड़ो सिंध, और इसका जो खोज किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और ये भी कहां है? पाकिस्तान में है, लरकाना जिला है, वहीं पे है। चनहुदड़ो सिंध नदी, जो नदी के किनारे बसा है वो सिंध है। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका खोज किया गया था, और ये भी क्या है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा इसका खोज किया गया था। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है ये। ठीक है, कोट दीजी सिंधु फजल अहमद खां पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है ये। रंगपुर भादर नदी के किनारे है, SR राव के द्वारा खोज किया गया था, और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, जगदत्त शर्मा के द्वारा खोज किया गया था, और पंजाब का रोपड़ जिला में पड़ता है ये। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, SR राव के द्वारा इसका खोज किया गया था, और ये भी गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, खोज जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में ये पड़ता है। सुतका गेंडोर दास्ट नदी खोज ऑरेल स्टेन के द्वारा पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पर ये पड़ता है। बनावली सरस्वती नदी RS बिस्ट हरियाणा का फतेहाबाद जिला है, और धौलावीरा खोज किया गया था JP जोशी के द्वारा, और ये गुजरात का कच्छ जिला में पड़ता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यहां ये जम्मू कश्मीर मांडा तक फैला हुआ था। ईस्ट में यूपी आलमगीरपुर मेरठ जिला, आलमगीरपुर। साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र, और इधर सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में तक फैला हुआ था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ था, साउथ में कहां तक फैला हुआ था, वेस्ट में कहां तक था, और ईस्ट में कहां तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? धौलावीरा, रोपड़, लोथल या कालीबंगा? तो इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को के किस स्थल को प्रोटोसिव मुहर मिली है? लोथल, कालीबंगा, बनावली या मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के पास से इस तरह की चीजें मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, शिशुनाग, उदयन या चंद्रगुप्त? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? जिंदापुर पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? आगरा, जयपुर, ग्वालियर या झांसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ग्वालियर। देखिए ये थे अकबर के 9 रत्न, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अकबर के 9 रत्न बात बात पर एमडीएच मसाला खाते थे। तो बी से हो गया बिरबल, ए से हो गया अबुल फजल, टी से हो गया तानसेन, बी से हो गया भगवान दास, ए से हो गया अब्दुल रहीम खान, टी से हो गया टोडरमल, एम से मान सिंह और डी से मुल्ला दो प्याजा और एच से हकीम हुकाम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 9 रत्न, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से बिरबल के 9 रत्न, निम्नलिखित में से बिरबल के 9 रत्न कौन नहीं थे या कौन थे, ऐसा सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सूबा, सरकार या दस्तूर? तो मुगल प्रशासन में जिले को दस्तूर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी, नाजरिक, अबुल फजल या उतबी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजी। फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था और ये काल जो था ये अकबर का काल था। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोधगया में? तो बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को के रूप में जाना जाता है? धर्माभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण? देखिए महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को माना जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन उनके पहले उपदेश को माना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। जब बुद्ध भगवान अपने घर को छोड़ करके गए थे तो उसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म जो है कमल और सांड, जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, वो है। निर्वाण जो है, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु, जैसे हमने बताया महापरिनिर्वाण, ये है स्तूप, इसका पद चिन्ह स्तूप है। नेक्स्ट, थोड़ा सा और देख लीजिए, इनका जो जीवन था शॉर्ट में देख लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ये गोत्रीय अभिधान गौतम। पिता का नाम सुदोधन था। कपिलवस्तु के शाक्य गण के ये प्रधान थे। माता का नाम माया देवी था अथवा महामाया था और ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। पत्नी का नाम यशोधरा था। उन्हें हम गोपा या बिंबा या भद्र कक्षा के नाम से भी जानते थे। जो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। घोड़े का नाम उनके कंथक था। सारथी का नाम चाण था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लू की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? अमीर और सिकंदर, योधे और सिकंदर, धनानंद और सिकंदर, पोरस और सिकंदर। एक्चुअली जो ये युद्ध हुआ था, ये पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। जो झेलम का युद्ध है, इसे हम हाइडेस्पेसिस का भी युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। पोरस पंजाब का राजा था और सिकंदर बाहरी था जो भारत पर आक्रमण किया था, अनेकों बार आक्रमण किया था। 326 बीसी में इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतमी, महामाया, यशोधरा या चेलना? इनकी माता का नाम था महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ग्वालियर, रायपुर, वडोदरा या नागपुर? स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, जो छत्तीसगढ़ में है, वहां पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुपाल, बिंबिसार या अजातशत्रु या उदयन? बिंबिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली, पुष्कलावती, चंपा या कौशाम्बिक? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपा। ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। हमने आपको पहले ही बोला था कि हमसे जितना, हम लोगों से जितना संभव हो सकेगा आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियोस लेकर के आएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसे कंटिन्यू किया जाएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो फिर इसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें इसका थर्ड पार्ट भी चाहिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के थ्रू हमें सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके भी हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके हर सुझाव का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को और भी अच्छा करते रहें, अच्छा कंटेंट आपको आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आपकी एग्जाम में थोड़ा बहुत हम लोगों से लाभ पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।